मनी पटियाला शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन मनी किसी काम से अपने घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदने जाता है और जैसे ही वो सामान खरीदकर निकलने लगता है तो मॉल का मैनेजर उसे कहता है, सर, आप हमारे लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारे आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है जी, वो भी फ्री में। आप अपने साथ अपना एक कोई भी दोस्त लेकर जा सकते हैं, उसको भी ये सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अरे सर, धन्यवाद। सर, आपका ये होटल कहाँ पर है? ओ सर, हमारा होटल गोविंदगढ़ में है। सर, आपको आज ही गोविंदगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि ये ऑफर शुरू हो चुका है। जी सर, मैं अभी ही आधे घंटे में गोविंदगढ़ के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? मनी मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मनी अपने साथ चलने के लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त हनी को फोन करता है। और भाई हनी, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। भाई तू सुना, तूने मुझे आज कैसे याद किया? मुझे ना एक गोविंदगढ़ के आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है, और वो भी फ्री में। और मैं अपने साथ अपना कोई भी एक दोस्त लेकर जा सकता हूँ। क्या तू चलेगा मेरे साथ? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकलना है बोल। बस भाई, तू पैकिंग कर ले, आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ बस, मैं जल्दी से पैकिंग करके तेरे घर पर आता हूँ। जल्दी आजा भाई, आज तो अपने मजे है। हनी अपनी पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाता है। मनी के घर पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अभी कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ था। पता नहीं भाई, आज मौसम को क्या हो गया है। पर तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। देख तुझे कैसे चुटकियों में मैं गोविंदगढ़ पहुंचाता हूँ। अरे भाई, जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे की चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहोली नाम के गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अरे भाई, अब ये इस गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं भाई, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई क्या करे? आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और रात भी होने वाली है। क्यों ना आज रात इसी गांव में कोई रहने की जगह देखकर रुक जाए। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने आसपास देखते हैं। उन्हें एक व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो मनी उससे पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों रात गुजार सके? यहाँ पर रहने के लिए एक होटल तो है, पर वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो होटल में कहा जाता है कि अक्सर मुर्दे दिखाई देते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अरे भाई, क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? ये मुर्दे वुर्दे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वो होटल दिख जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। चल यार मनी, हम चलते हैं। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा था। उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करके दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर, यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है।
उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है। जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है। आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है तो वहां पर एक लड़की की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल चुका था। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ और मुर्दे आ जाते हैं और वो हनी और मनी दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका पाकर मैनेजर हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हनी! अरे मैनेजर, तुमने ये क्या किया? मेरे दोस्त पर हमला क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मनी, मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन मुर्दों से, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही मनी हनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मैनेजर उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते मनी वहीं पर मर जाता है। फिर मैनेजर दोबारा हनी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। फिर अगली सुबह होटल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ मुसाफिर उस होटल में रुकने के लिए आते हैं। जैसे ही होटल का दरवाजा खुलता है, वो वही मैनेजर जो ज़ोंबी बन चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है और उन मुसाफिरों का स्वागत करता है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे इस आलीशान होटल में। हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जैसे ही मुसाफिर अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। ना ही कोई लाश होती है और ना ही खून की एक बूंद वहां पर होती है।
और हनी और मनी, जिन्हें मुर्दों ने मिलकर मार दिया था, वो भी एकदम ठीक होते हैं और उसी होटल में कर्मचारी बनकर साफ सफाई कर रहे होते हैं। अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको रुको भैया, रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले। भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं। आइए, अंदर आइए, आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ। भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहाँ बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं। तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित, क्या बात है? बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है? पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ,
बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिपकर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहां आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी, दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इससे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिप के सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल! अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ?
हूँ ना सुंदर, हूँ ना सुंदर। मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी, इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ, और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे। भानपुर में शाम ढलने के बाद जब भी कोई बच्चा रोता है, तब उसकी माँ उससे ये कहती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ और उसके बच्चे की वो दर्दनाक कहानी है, जो आज मरने के बाद भी अपने बच्चों की तलाश में भटकती है। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरा, सन्नाटे से पसरा एक सुनसान गांव है। इस गांव का इतिहास बताता है कि किसी चुड़ैल ने गांव वालों के कारण अपने जुड़वा बच्चे खो दिए। मिथुन, तेरा बहुत भाव बढ़ रहा है। इतने सुंदर 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और अब तक दावत भी नहीं दी। अरे हाँ बाबा, दावत क्या, पूरा भंडारा करूंगा। लेकिन अभी तो बच्चे दुनिया में आए ही हैं। जरा सांस तो लेने दो। बहुत जल्द तुम सबको अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। अरे मिथुन, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात का खास ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को खुद से या अपनी पत्नी से दूर रखकर कभी मत सोना।
तुझे इस गांव के उस चुड़ैल का किस्सा तो पता ही है ना? अखिल तू भी ना हमेशा पनौती मारता रहता है, कभी तो शुभ बोल। और वैसे भी ये चुड़ैल वुड़ैल गांव वालों के दिमाग की बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिथुन अखिल की बात को एकदम से नकारता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। उस रात मिथुन अपनी पत्नी रूपा के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था। वहीं उसके दोनों जुड़वा बच्चे बेबी बकेट में लिविंग रूम में थे। उस रात रूपा को पहले अपने बेडरूम में किसी अजनबी के होने का एहसास हुआ और फिर उसे अपने लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हुआ, जैसे कुर्सियों का अपने आप खिसकना और रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना। उस रात को रूपा ने नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब उसने अपने बच्चों की पालकी में झांका तो उसकी एक तेज चीख निकली। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? रूपा की चीख सुनकर मिथुन समेत उसके पड़ोसी भी वहां पहुंचे। अरे रूपा, सुबह सुबह इतनी तेज क्यों चिल्लाई? मेरे बच्चे पालने में नहीं है, कोई मेरे बच्चों को ले आओ। न जाने किसकी दुश्मनी थी मेरे नन्हे मासूम से बच्चों के साथ। हे भगवान, मैं तो लुट गई। रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां मौजूद पड़ोसियों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। ये कांड जरूर उस चुड़ैल का है, ये जरूर उसी ने किया है। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है? इतने से छोटे से मासूम बच्चों को खुद से अलग नहीं रखा करते। उस चुड़ैल को मौका मिल गया अपना शिकार करने का, ले गई बच्चे को। आप चुप रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, ये चुड़ैल का काम नहीं है। जरूर किसी गांव वाले ने ही किसी दुश्मनी के चलते मेरा बच्चा अगवा किया है। अरे नहीं मिथुन, तुम समझ नहीं रहे हो। ये काम गांव वालों का हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है गांव में से कोई बच्चा गायब हुआ हो। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे, वो कल मुही न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। कोई मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपने कल के हुए जुड़वा बच्चों के खो जाने के गम से पूरी तरह हताश थे। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा उन्हें दोबारा वापस मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। रूपा और मिथुन को गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। बताते हैं कि उस तांत्रिक के पास बहुत सी काली शक्तियां हैं, जिसके जरिए वो इस बात का दावा कर सकता है कि खोया हुआ बच्चा इस वक्त किस हालत में है। ठीक उसी शाम वो दोनों गांव से सटे एक जंगल में तप कर रहे एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनके साथ हुआ हादसा पूरे विस्तार में बताते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, बस तुम लोगों को जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। तांत्रिक उन दोनों के हाथ में खोपड़ी देता है और उन्हें 10 मीटर की दूरी में दक्षिण दिशा में बैठकर आंख बंद करने को कहता है। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। रूपा, तुम्हें जब अपनी गोद भारी लगने लगे तो तुरंत अपने हाथ में रखे उस खोपड़ी को फेंक देना। और मिथुन, तुम्हें तब तक अपनी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि तुमसे कहा न जाए। रूपा अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठी थी। वहां तांत्रिक लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि तभी रूपा को एहसास होने लगता है जैसे कि उसकी गोद में वजन पड़ रहा हो। रूपा तुरंत से उस खोपड़ी को जमीन पर फेंक देती है और अपनी आंख खोलती है। उसे अपनी गोद खाली दिखती है। वो तुरंत उस तांत्रिक की तरफ देखती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। रूपा देखती है वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं,
जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहा है और वो तांत्रिक मिथुन के माथे पर खून का तिलक लगा रहा है। रूपा तांत्रिक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तांत्रिक उसे चुप रहने का इशारा करता है और शांति से बैठे रहने को कहता है। तभी अचानक मिथुन के अंदर कोई औरत की आत्मा आ जाती है और फिर मिथुन बोलना शुरू करता है। ये जुड़वा बच्चे मेरे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैं सालों से इस गांव में ढूंढ रही थी। लेकिन तो इतना यकीन के साथ ये कैसे कह सकती है कि ये तेरे ही बच्चे हैं, जबकि गांव के अनेकों बच्चों को तूने अगवा करके मार दिया है। हाँ, ये सच है। मैं बच्चों को अगवा करती हूँ ताकि मैं परख सकूं कि क्या वो मेरी औलादे हैं, और जब मुझे पता चलता है कि वो मेरी औलादे नहीं है, तब मैं क्रोध में आकर उन्हें मार देती हूँ। लेकिन इस बार ये मेरी ही औलादे हैं और मैं इन्हें मारूंगी नहीं, बल्कि इन्हें अपने साथ लेकर इस गांव से दूर चली जाऊंगी। तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे ही बच्चे हैं? इनका पुनर्जन्म हुआ है। अब इनके मिलने के बाद तू गांव छोड़कर क्यों चली जाएगी? मेरे जुड़वा बच्चों के गुमशुदा होने के बाद मैं पागल सी हो गई थी। मैंने गांव वालों से बदला लेने की ठानी। इसी बीच घोर तप से मुझे ये वरदान मिला कि मेरे बच्चों का जब भी पुनर्जन्म होगा, उनके खून काले होंगे और ये एक संकेत होगा कि वो मेरी ही संतानें हैं। लेकिन इसकी शर्त ये थी कि मैं उन बच्चों को उनके जन्मदिन के 2 साल के होने तक ही छू सकती हूँ। इसके बाद मेरा उन पर कोई वश नहीं होगा। इसी वजह से जब भी गांव में से किसी के घर बच्चे होते तो मैं उसके घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चे उनसे दूर हो, और जैसे ही वो बच्चे कुछ समय के लिए अकेले बिछड़ते, मैं उन्हें गायब कर देती। अब जब मुझे मेरे दोनों जुड़वा बच्चे मिल गए हैं, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। वरदान के मुताबिक मैं इस गांव में तब तक ही रह सकती थी जब तक मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल जाते। अब मेरी ममता की प्यास बुझ चुकी है, तो अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहते ही मिथुन के अंदर से एक तेज हवा बाहर की तरफ निकलती है और मिथुन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। हे भगवान! हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज
लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी, तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है। तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा। रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ निकालो। मंजीनाथ नदी में गया और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है? मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया
और थोड़ी देर बाद उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है। हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब, अभी दिखाता हूं। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूं जॉब के लिए। ना कोई अच्छी जॉब मिल रही है, ना रहने को अच्छा घर है। आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरे सारे दोस्त भी पैसे ना होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। कितना ट्राई किया कि किसी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, पर नहीं, हर बार रिजेक्ट हुआ हूं। मेरी जिंदगी मुझे अच्छे से जीने नहीं देना चाहती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छूट तो जाऊंगा। वो रोते रोते पानी में देखता है। उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई देती है। वो पानी को छूता है। अगले ही पल पानी का रंग बदलने लगता है। आसमान जैसा नीला पानी काला होने लगता है। देखते ही देखते उस तालाब का पानी पूरी तरह से काला हो गया। उस पानी को देखकर मानो जैसे वो लड़का अपने होश खो बैठा हो, और अगले ही पल उसने पानी में छलांग लगाई। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज में पार्टी चल रही थी। सारे दोस्त एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वहां त्रिशा, पंकज, आकाश, ये 3 बेस्ट फ्रेंड भी थे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद तीनों जाकर साइड में बैठ गए। अरे पार्टी तो बहुत अच्छी रही, पर आगे क्या प्लान है? कहीं घूमने चले? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो रिजॉर्ट में घूमने गए थे। पंकज, ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है। पता नहीं कॉलेज खत्म होने के बाद हम वापस कब मिलेंगे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिन ही तो साथ में रहने वाले हैं, तो ये वक्त भी एंजॉय करते हैं ना। घूमेंगे, पार्टी करेंगे, क्या पता कल होना हो। आकाश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कल कॉलेज के कैंटीन में मिलकर बाहर जाने का प्लान करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कहे मुताबिक सब कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप में घूमने की जगह देख रहा था। अरे यार, ये बार बार रिजॉर्ट, फोर्ट, बीच, इन सब जगह जाकर मैं बोर हो गई हूँ। हम कहीं और घूमने चले, कुछ एडवेंचर करें। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मतलब कुछ अलग करते हैं ना। जिन जगहों पर हम जा चुके हैं वो तो हर कोई जाता है। हम किसी हॉरर प्लेस पे जाएं तो, किसी डरावनी जगह। जरा देखें तो ये लोग जो भूत के नाम पर आधी जिंदगी डर में गुजार देते हैं, वो सच में होते भी हैं या नहीं। निशा और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन पंकज के चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो वो ऐसी घटनाएं जानता हो। पंकज ने ऐसी जगह जाने से मना किया, लेकिन निशा और आकाश ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन तीनों कॉलेज के कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप पर हॉरर प्लेसेस सर्च करने लगा। जगह तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाए कहाँ। अरे अपने शहर के आसपास ही देखो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और घूमने को भी अच्छे से मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तभी आकाश को इंटरनेट पर एक हॉरर प्लेस दिखाई देता है, और वो जगह थी अग्रसेन की बावली,
जो दिल्ली में है। आकाश ने कहा कि हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर है, तो अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों कार लेकर निकल पड़े। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए। कार से उतरकर वो अग्रसेन की बावली की तरफ जाने लगे। शुरुआत में एक गेट के सामने पहुंचे, जहां अग्रसेन की बावली नाम का एक बोर्ड बना हुआ था और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी लिखी हुई थी। तीनों ने बोर्ड को देखा और आगे चलने लगे। आगे चलकर उन्हें एक पहरेदार दिखाई दिया। वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा था। आइए साहब, आप भी अग्रसेन की बावली देखने आए हैं? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहरेदार उन सबको बावली के अंदर ले गया। बावली के अंदर 100 से भी ज्यादा सीढ़ी थी। पहरेदार ने बताया कि यह बावली 700 साल पुरानी है। यह बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाई गई थी। पहले यहाँ पर लोग तैरने के लिए भी आते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया। लेकिन इसे बंद क्यों किया? इतनी अच्छी तो है ये बावली। ये एक ऐतिहासिक बावली है, लेकिन इसके साथ कई राज भी जुड़े हैं। यह बात सुनकर त्रिशा ने राज के बारे में पूछा। पहरेदार ने बताया कि कुछ साल पहले इस बावली का पानी पूरा काला पड़ गया था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता। लोग उसके अंदर डुबकी लगाते और मर जाते। उनकी लाशें भी ऊपर नहीं आती थी। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ था। आज भी इस बावली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है। अजीब आवाज मतलब कैसी आवाजें? यहाँ पर रोने की, चिल्लाने की, पायल की, डरावनी हंसी की आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ पंकज? अभी से आवाज सुनाई देने लगी क्या तुझे? आकाश और त्रिशा हंसने लगे। पहरेदार वहां से चला गया। त्रिशा, पंकज और आकाश वहां के बने खूबसूरत आकृति को देखने लगे। घूमते घूमते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। पहरेदार ने सबको आवाज लगाई। बावली को बंद करने का वक्त हो गया है। सब लोग बावली से बाहर की ओर आ जाएं। शाम के वक्त बावली में रुकना मना है। अरे यहाँ पर तो जो लोग बोलते हैं वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि इस जगह के बारे में लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अरे जो लोग बोलते हैं सब घटनाएं रात को होती है, इसीलिए तो रात में बावली बंद होती है। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ रात को रुकना होगा। पागलों जैसी बातें मत करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम चुप रहो पंकज, तुम बहुत डरपोक हो। चलो कहीं छुपते हैं, उस पहरेदार ने देख लिया तो बाहर निकाल देगा। तीनों बावली के एक कोने में छिप गए। पहरेदार के चले जाने के बाद सब बाहर आए और बावली में घूमने लगे। अंधेरा हो गया था, इसलिए सबने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलते चलते त्रिशा को ठोकर लगी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गई। उसने मोबाइल उठाया और सामने देखा तो आकाश और पंकज दोनों वहां पर नहीं थे। त्रिशा ने उन्हें आवाज लगाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। त्रिशा चलते चलते बावली के पानी के पास पहुंची। उसने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने पानी में हाथ डाला। अगले ही पल बावली का पानी काला होने लगा। त्रिशा की आवाज सुनकर आकाश और पंकज डर गए। वो त्रिशा को ढूंढने लगे। पंकज को त्रिशा दिखाई दी। उसने त्रिशा को आवाज लगाई पर त्रिशा ने पलटकर नहीं देखा। वो बस उस पानी को देखे जा रही थी। पंकज ने जैसे ही त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, मानो वो किसी के वश में हो। आकाश भी वहां पहुंच गया था। उसने जो देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। त्रिशा ने जैसे ही पंकज को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक तावीज आ गया, जिससे डरकर वो जोर से चीखी और उसने पलटकर पानी में छलांग लगाई। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हो कौन? आपने ये सब कैसे किया? और हमारी दोस्त त्रिशा, उसे क्या हुआ है? वो ऐसे पानी में क्यों चली गई? मेरा नाम अदिति है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आई हूँ। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी दोस्त त्रिशा मर चुकी है। इस काले पानी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। ये बात सुनकर आकाश और पंकज रोने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अदिति ने उनके हाथों में एक तावीज बांध दिया
और मंत्र बोलने लगी, जिससे वो दोनों सुरक्षित हो गए। मानो या ना मानो, पर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। तुम आज के जमाने के बच्चे ये सारी बातें हंसी मजाक में ले लेते हो, लेकिन तुम्हारा ये मजाक किसी की जान ले सकता है। ये बात तुम नहीं समझ पाते। जैसे हमारी जगह होती है रहने की, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, वैसे ही अतृप्त आत्माओं की भी अपनी जगह होती है और हम लोग उनकी जगह आकर गलती करते हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है। आकाश और पंकज दोनों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। आगे चलते चलते सबको एक पायल की आवाज सुनाई दी। अदिति जान चुकी थी कि ये एक छलावा है। उसने आकाश और पंकज का हाथ पकड़ा और बावली की बाहर की ओर जाने लगी। बावली के बाहर आते ही सूरज निकल आया। सूरज की पहली किरण के साथ वो तीनों बावली से बाहर आ गए। लेकिन बावली का राज अभी भी राज ही था कि आखिरकार लोग वहां जाकर आत्महत्या क्यों कर लेते थे और उनका मृत शरीर भी पानी में ऊपर क्यों नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस बावली के काले पानी का राज। आज 10 साल हो गए हैं इस घटना को। आकाश विदेश में जॉब के लिए गया है और पंकज की शादी हो गई है और उसे एक लड़की भी है। लेकिन आज भी अग्रसेन की बावली की वो रात उनके मन में डर की दहशत बयां करती है। पंकज की लड़की अपने लैपटॉप पे सर्च करते हुए, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह लगती है, बहुत पुरानी भी है। हम छुट्टियों में यहीं घूमने जाएंगे। चलो पापा और अंकल को इसकी एक फोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पर। अंकल भी तो आने वाले हैं अगले हफ्ते इंडिया। अग्रसेन की बावली की तस्वीर देखकर दोनों डर जाते हैं। यार यहाँ आ तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा जहां हम एटलीस्ट एक वीक रुक सके। बात तो सही है, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। बाबू साहेब, क्या आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जय शुक्ला है और हम यहीं के निवासी हैं। हमारा एक पुराना सा लेकिन आलीशान फार्म हाउस है जो कि शहर के एकदम कोने में है। 2 कपल्स अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए मनाली गए थे, जहां उन्हें कहीं भी रहने के लिए होटल रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ये ऑफर करते हुए कहता है कि आप चाहे तो मेरे मकान में रह सकते हैं। किराया लगभग आधा था और इसमें भी अच्छी बात यह थी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान था। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई ना कोई खतरनाक सच छुपा होता है। देखो साहब, ये घर तो काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज यहां ज्यादा शोर शराबा ना करिएगा और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखें। सुशांत जय शुक्ला होम ओनर की बातों को एकदम से नजरअंदाज करता हुआ उन्हें वहां से जाने को कहता है। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी काफी थक चुके थे। इसी वजह से सबने तुरंत बेड पकड़ना सही समझा। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़ने लगी। कोई जानवर था जो जोरों से गुर्रा रहा था और ये आवाजें लगातार आ रही थी। स्नेहा, उठो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ यार, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। कोई आदमखोर जानवर था जिसकी लगातार तेज गुर्राहट ने उन चारों की नींद उड़ा दी और उसके बाद सभी लिविंग एरिया में पहुंचे। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या तूफान आ गया? उस हाउस के ओनर ने उन्हें 15 मिस्ड कॉल्स दिए थे। गहरी और थकावट से भरी नींद और फोन के साइलेंट होने के कारण वो फोन नहीं देख पाया था। इसी वजह से उसने ओनर को कॉल बैक किया। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपके इतने मिस्ड कॉल्स हैं? साहब, आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो।
मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ पैसों की लालच में आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करिए, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है। वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। कौन हैवान? आप क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट गया। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। क्या हुआ सुमित? क्या बात हुई? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बता रहे थे कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, वरना वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। ये शुक्ला भी ना, इसीलिए तभी मैंने इस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। यार तुम लोग रुको, मैं जस्ट अभी देख कर आया कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाजें नहीं आ रही। सुमित भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद करने के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी सुमित की एक तेज चीख निकल जाती है, जिससे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओह शिट! सुमित! सुमित! हर कोई सुमित को आवाज लगाते लगाते बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर, हाथ और जबान सब एक साथ कांपने लगते हैं। सुमित, ये क्या हो गया भगवान? चुप हो जाओ निधि, वाकई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारा भी वही हाल होगा जो सुमित का हुआ। जब वो सभी सुमित की चीख पर बेसमेंट गए तो उन्होंने देखा एक 7 फुट का मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूमे सुमित के गर्दन को नोचे जा रहा था। ये दिल दहलाकर रख देने वाला दृश्य देखकर बचे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तीनों अब एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आकर्षित हो गया और अपनी तलवार से सुशांत की गर्दन को एक पल में उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा की तरफ बढ़ता, एक तेज फायर स्मोक था वो जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो शैतान पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज से डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और दरवाजा खोलने पर उन्हें बाहर उनके मकान का मालिक खड़ा दिखा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए था। मैडम, जल्दी से यहाँ से निकलिए। ये जिस शैतान से अभी आपका सामना हुआ था, वो असल में एक ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म का पूरा खून निगल लेता है। अगर इसको थोड़ी सी भी किसी के खून की गंध लग गई तो ये अपनी गुर्राहट से उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना जरिया बनाकर उसके साथ आए हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित का पैर छिल गया था। हो सकता है शायद उसी खून का उस हैवान ने गंध ले लिया हो सकता नहीं, यही हुआ है। लेकिन उस हैवान को आग और इसके धुएं से बहुत डर लगता है। इस हाउस का बेसमेंट ही उसका अड्डा है, जहां वो छुपा रहता है और अपने शिकार किए गए जिस्म को टांग कर रखता है। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घाट लगाए बैठा है कि अगर उस रात उनकी तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता।
गांव के बीचों बीच महेश्वर का बहुत बड़ा घर था। खानदानी अमीर होने के कारण घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उस बड़े से घर में महेश्वर और उसका एक नौकर, यही दोनों रहते थे। इसलिए वो पैसों को दान कर देता। गांव के लोग उसे बहुत मानते और उसकी इज्जत भी करते। दिन भर लोगों का आना जाना होने के कारण उसका दिन काम और दान में निकल जाता था, पर रात को उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता। एक दिन महेश्वर ने नौकर को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, अरे सुनो, ये गांव के लोग दिन भर तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर रात को इन्हें क्या हो जाता है? कोई घर के आसपास से भी नहीं गुजरता, ऐसा क्यों? मालिक, ये सब उस सामने वाले पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। गांव के सभी लोग उस पेड़ से डरते हैं। भला क्यों? क्योंकि गांव वालों का यह कहना है कि रात के समय उस पेड़ पर एक चुड़ैल का सिर लटकता दिखाई देता है। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मालिक, ऐसा ही है। कुछ दिन पहले मैं गलती से रात को बाहर चला गया था और अचानक मेरी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर किसी के सिर की परछाई पड़ी है। मैं डर के मारे भागा और सीधा अंदर आ गया। अरे तुमने कुछ और देखा होगा डरपोक। नहीं मालिक। अरे चुप, जाओ यहां से। नौकर वहां से चुपचाप निकल गया। महेश्वर अपने कमरे की खिड़की से उस पेड़ को देखने लगा। नौकर की कहानी की वजह से आज उसे वो पेड़ थोड़ा अलग नजर आ रहा था। चुड़ैल का सच जानने के लिए उसने खुद उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। महेश्वर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। वो पीपल का पेड़ चांद की हल्की रोशनी में बिल्कुल शांत और डरावना दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के थोड़े नजदीक पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ साया सा दिखने लगा। वो थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। महेश्वर पेड़ के पास पहुंचा। उसे वो कटे हुए सिर की परछाई साफ दिखाई देने लगी। उसने परछाई को ध्यान से देखकर ऊपर पेड़ की तरफ देखा। पेड़ पर कुछ भी अलग ना दिखने के कारण वो डर के मारे सोच में पड़ गया। तभी अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और वो परछाई हिलने लगी। कुछ देर बाद चुड़ैल का डरावना सिर जमीन को चीरते हुए बाहर आने लगा। महेश्वर बुरी तरह से डर गया और घर की तरफ भागा। चुड़ैल के सिर ने महेश्वर का पीछा किया, पर पेड़ की परछाई के बाहर वो नहीं आ पाया। महेश्वर हांफते हुए घर के अंदर पहुंचा। नौकर महेश्वर को देखकर डर गया। अरे क्या हुआ मालिक? वो चुड़ैल का सिर मेरा पीछा कर रहा था। आप इतनी रात को बाहर गए ही क्यों थे? आपको कहा था ना मैंने। महेश्वर बेहोश हो गया। अगली सुबह महेश्वर उठकर खिड़की से उस पेड़ को घूरता रहा। इस चुड़ैल के सिर का कुछ करना पड़ेगा। इस पेड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये पेड़ ही ना रहा तो? हाँ, इस पेड़ को ही यहाँ से हटाना होगा, तभी वो चुड़ैल यहाँ से जाएगी। महेश्वर ने गांव वालों की मदद से उस पेड़ को वहां से हटा दिया। पूरा गांव महेश्वर की जय जयकार करने लगा, उसे दुआएं देने लगा। अरे महेश्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उस चुड़ैल को जड़ से मिटा दिया। सही कहा, इस चुड़ैल ने हमारा रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। साहब,
आप हमारे लिए और इस गांव के लिए भगवान हैं। अब आप सब लोग आराम से रात को घूम सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। महेश्वर भी अपने घर चला गया। रात हो गई। चांद की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर थी। महेश्वर अपनी खिड़की से उस पेड़ वाली जगह को देख रहा था। तभी नौकर आके बोला, मालिक, आपको कुछ चाहिए? नहीं, जाओ, सो जाओ तुम। नौकर वहां से चला जाता है। महेश्वर बड़ी खुशी से सोने चला गया। आधी रात हो गई। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक महेश्वर के कमरे की खिड़की खुली। महेश्वर खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। तभी बाहर से चुड़ैल का सिर कमरे के अंदर आया। महेश्वर बहुत डर गया। महेश्वर डर के मारे बेड पर चढ़ गया। चुड़ैल का सिर जोरों जोरों से हंसने लगा और उसके ऊपर घूमने लगा। महेश्वर रोते हुए चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। चुड़ैल का सिर खिड़की से बाहर आकर घर के ऊपर चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते बड़ा होने लगा। वो सिर अब और भी भयानक होने लगा। चुड़ैल का सिर एक जगह रुका और आंखों से लाल रोशनी निकालकर उस घर को आग लगा दी। अंदर से महेश्वर और उसके नौकर की चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। वो सुनकर चुड़ैल और जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। कुछ देर बाद उस मलबे में से एक पीपल का पेड़ उगने लगा। पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाने के बाद उस चुड़ैल का सिर उस पेड़ के अंदर गायब हो गया। कहते हैं कि उस चुड़ैल की वजह से गांव के लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था, जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था।
मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है।
अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनीश अपना घर बदल रहा था। उसको नौकरी में तरक्की मिली थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने आया था। इस नए घर में
उसका पहला दिन था। वो अपना सामान रख कर नया घर देख रहा था। तभी उसे तहखाने में एक संदूक जैसा कुछ दिखाई दिया। ये क्या चीज है? दिखने में तो संदूक जैसा लगता है, पर इस घर में संदूक का होना कुछ समझ नहीं आया। देखे तो क्या है? अनीश उस संदूक को बाहर ले आया और उसे देखने लगा। इस पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब ये किसी की अमानत है। इसे वापस रखना ही ठीक होगा। जिसका भी ये सामान होगा वो आकर ले जाएगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को वापस रखने के इरादे से हाथ लगाया, उसके अंदर से पीली रोशनी चमकने लगी। अनीश डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। संदूक से निकलने वाली उस पीली रोशनी ने उसे अपने वश में कर लिया। मुझे इसे खोलकर देखना ही है कि इसमें क्या है। अनीश ने बाहर से एक पत्थर लाकर उस संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से रोशनी का निकलना बंद हो गया और अनीश वश से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये टूट ही गया है, तो इसके अंदर एक बार क्या है वो भी देख लेता हूँ। अनीश ने उस संदूक को खोला। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा तो वो अवाक रह गया। अंदर पूरा संदूक भर के सोना पड़ा था। बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सबसे ऊपर एक सफेद रंग की चिट्ठी भी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और वो उसे पढ़ने लगा। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। अनीश चिट्ठी की ये बात पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया, पर अगले ही पल उसके मन में सोने के प्रति लालसा जगी। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस चिट्ठी की बात मानेगा, पर ये सोना मिला है तो इसे जाया नहीं कर सकता। मेरे तो भाग खुल गए। अब मैं भी अमीर बनूंगा। अनीश ने उन सिक्कों से अपना नसीब बदलना शुरू किया। उसने नौकरी छोड़ दी और एक बड़ा सा घर खरीदकर उसी में रहने लगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम अनीश के पास थे। जब अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए तो वो फिर संदूक से सोना निकालने के लिए गया। पर जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक आखिरी सिक्का बचा था और उस सिक्के के नीचे एक काले रंग की चिट्ठी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। जो कोई इस आखिरी सिक्के का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा, वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस बार अनीश ज्यादा डर गया, क्योंकि इस बार उसे वो सिक्का इस्तेमाल नहीं करना था। ये सब क्या है? इस चिट्ठी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जान का खतरा है। पहली चिट्ठी के मुताबिक मैंने अब तक ये सोना खुद के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब अगर मैंने ये सिक्का लिया तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अनीश ने वो आखिरी सोने का सिक्का नहीं निकाला। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अचानक एक दिन उसका दोस्त मुनि उससे मिलने आया। वो भी इसी शहर में रहता था। मुनि अनीश का घर देखकर चौंक गया। उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरे भाई अनीश, कोई लॉटरी लगी थी क्या? नौकरी से तो इतनी अमीरी नहीं आ सकती, या फिर कोई और राज है? अरे नहीं नहीं, कोई राज नहीं है। वो असल में मैंने मेरे नाम पर जो गांव में जमीन थी ना, वो बेच दी, इसलिए ये सब कर पाया हूँ। अच्छा है। मुनि को अनीश की ये जमीन वाली बात कुछ हजम नहीं हुई,
क्योंकि कोई जमीन बेचकर भी इतना सब नहीं खरीद सकता था। मुनि 2-3 दिन अनीश के घर पर ही रुका। उस दौरान उसने अनीश से बहुत बार इस राज के बारे में पूछने की कोशिश की, पर अनीश ने सच नहीं बताया। 3 दिन बाद मुनि अपने घर चला गया। महीनों बीत गए। अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए। वो घर की चीजें बेचकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने ना रहकर मुनि को फोन किया। मुनि, सुनना, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो अनीश? तुम्हें कैसे मेरी जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। एक और मजाक? अब चुप कर। वैसे भी मेरे पास तुझे मदद करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी नौकरी में मेरा घर मुश्किल से चलता है। अरे मेरी बात तो सुन। मुनि ने फोन रख दिया। अनीश बहुत नाराज हो गया। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और घर में ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे वो बेच सकता था। आखिर में उसने वो सिक्का लेने का सोच ही लिया। मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करना ही होगा। भूख से मरने से अच्छा है कि मैं उस सिक्के को इस्तेमाल करके पेट भर खाना खाकर मरूं। अनीश ने वो संदूक निकाला और उस सिक्के को लेकर चला गया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये चिट्ठी सिर्फ डराने के लिए किसी ने रखी थी। वो डरते हुए संदूक के पास जाने लगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को खोला तो इस बार उससे एक सफेद रोशनी निकलने लगी। वो डर गया। जैसे ही वो रोशनी अनीश के शरीर पर पड़ी, अनीश का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते उसका शरीर फटकर ढेर सारे सोने के सिक्कों में तब्दील हो गया और वो सारे सिक्के उस संदूक में जाने लगे। जैसे ही आखिरी सिक्का उस संदूक में गया, संदूक का ढक्कन बंद हुआ और चारों तरफ पहले की तरह शांति फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अनीश का दोस्त मुनि उससे मिलने वापस उसके घर आया, पर घर में आकर उसने देखा तो अंदर ना तो कुछ सामान था और ना ही अनीश था। उसने पूरे घर में अनीश को ढूंढा, पर उसे अनीश कहीं नहीं मिला। घर में घूमते घूमते उसकी नजर अचानक उस संदूक पर पड़ी। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। जमीन बेचकर नहीं, जमीन से मिला सोना बेचकर अमीर हुआ है ये। मुनि का इतना कहते ही संदूक में से रोशनी निकलने लगी। मुनि डर गया, पर उसने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अरे, इतना सारा सोना, अब ये मेरा है। उसी समय मुनि की नजर संदूक में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। इस तरह उस अज्ञात संदूक का खेल फिर से शुरू हुआ। गांव वालों, मैं डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूं। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है, वो निकाल कर हमें दे दो। और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की
तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे। हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। उठ, हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ जा। गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता, माल कहाँ है? बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है। वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो कोई और रास्ता मिलता है क्या। सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बची कुची जिंदगी हम छीन लेंगे। समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट। ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें। चलो अंदर।
सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है, दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी 1000 पुश्ते बैठकर खाएगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक भान सिंह हूँ मैं, भानगढ़ का रक्षक। बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे। ले, अब ऊपर जा। भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक।